Hi everyone, welcome back to this channel. Welcome to the End Game series for NTPC Mains 2025 and CGL Mains 2025. आज पॉलिटी का हम थर्ड टॉपिक करने वाले हैं। हम सिस्टमैटिकली सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं और इससे पहले मैं दो टॉपिक्स भी आपको करवा चुकी हूँ जिसमें हमने सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखा था। तो आज मैं रिट्स और शेड्यूल करवा रही हूँ। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बोल रही हूँ कि मैं मेरा जो फ्लो है ना, या जो मेरा जो टारगेट है वो है क्वेश्चन बेस्ड करवाना। क्वेश्चन बेस्ड इन द सेंस कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब, जस्ट सेकंड, हाँ, मेरा जो टारगेट है वो है क्वेश्चन बेस्ड कराना। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आपको पूरा 2 घंटे का पढ़ा दूं लेकिन इसमें क्वेश्चन एक भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो टारगेट है कि जल्दी से जल्दी टाइम से सारे हम कम टाइम में ज्यादा टॉपिक कवर कर सके और टू द पॉइंट पढ़े। ठीक है, तो रिट्स जो है ना, रिट्स रिट्स होती है 5 तरह की। सबसे पहले रिट्स होती क्या है? तो यार, आर्टिकल 32 जो है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, उसके अंदर क्या है ना कि कोई भी इंडिविजुअल के जब फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, ठीक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है या हाई कोर्ट के पास जा सकता है कि भाई फलाना जो मेरा राइट है या फिर एक पर्टिकुलर राइट जो है, उस वो मतलब या तो मुझे प्रॉपरली मतलब उसको एक्सरसाइज करने नहीं दिया गया या उनका हनन हुआ है। तो उसके लिए ना, उसी से रिलेटेड जो, जस्ट सेकंड, यस, उसी से रिलेटेड हमारे पास 5 तरह की रिट्स होती है। ठीक है, 5 तरह की रिट्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हमारी हाई कोर्ट इशू कर सकती है कि पर्टिकुलर राइट या फिर पर्टिकुलर चीज जो है वो, पर्टिकुलर रूल जो है वो प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं हुआ। ठीक है, ओके। तो 5 तरह के रिट्स होते हैं। उसमें सबसे पहला रिट है हेबियस कॉर्पस, दूसरा रिट है हमारा मेंडमस, फिर होता है प्रोहिबिशन, फिर होता है सर्चिलरी, एंड फिर होता है हमारा क्यू वारंटो। एक एक करके देखते हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और जो क्वेश्चन में पॉइंट आएगा ना, पूछा जाएगा, मैं वो आपको बताऊंगी सबसे पहले। तो सबसे पहला है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस में क्या होता है? इसका बेसिक मीनिंग होता है टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ। ठीक है, और 5 में से सिर्फ एक ही रिट है जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों बॉडी के अगेंस्ट जो कोर्ट है वो इशू कर सकती है, और वो यही वाला है हेबियस कॉर्पस। ये पता है कब होता है? मान लो आपने किसी को डिटेन कर लिया, बिहाइंड द बार्स कर दिया, और आप उसकी बॉडी को प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे कोर्ट के सामने, तो कोर्ट के पास पूरा हक है इन ऑर्डर कि वो ऑर्डर दे दे टू प्रेजेंट द डिटेन पर्सन बिफोर द कोर्ट टू डिटरमाइन इफ द डिटेंशन इज लॉफुल। समझ लो कि मतलब वो जो आपने डिटेन किया है, बिहाइंड द बार्स रखा है या उन इंडिविजुअल को डिटेन किया है, क्या उसका डिटेन करना सही है या गलत है, उसको चेक करना। ठीक है, उसके बाद एक चीज आप ध्यान रखना कि क्या ये सबको इशू हो सकती है क्या? तो सबसे पहले तो पब्लिक को इशू हो सकती है, ठीक है, और प्राइवेट को इशू हो सकती है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, किसको इशू नहीं हो सकती? अगर तो लॉफुल डिटेंशन है, मतलब कि अगर डिटेंशन जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ है तो आप उसको नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद अगर उसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट समझते हो भी, अगर उसने कोर्ट के अगेंस्ट जाकर कोई चीज करी है या फिर कोर्ट के रूल को फॉलो नहीं किया है, विलफुल डिसोबीडियंस किया है, तो उसके बाद अगर डिटेंशन जो है वो बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट है, मतलब कॉम्पिटेंट कोर्ट, कोई भी कोर्ट पर्टिकुलर उसको डिटेन करने के लिए लाइबल है, तो अब उसके अगेंस्ट हेबियस कॉर्पस नहीं लग सकती। ठीक है, और अगर जुरिस्डिक्शन आउटसाइड द कोर्ट है तो भी नहीं कर सकते, मतलब तो आप हेबियस कॉर्पस नहीं लगा सकते। ठीक है, जुरिस्डिक्शन इज आउटसाइड द कोर्ट, ये मेन आपको पॉइंट ध्यान रखने, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है ना कि किसके ऊपर लग सकती है और किसके ऊपर नहीं लग सकती, है ना? तो ये हो गया हेबियस कॉर्पस। ध्यान रखना, हेबियस कॉर्पस अकेला रिट है जो दोनों प्राइवेट और पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट लग सकता है। ठीक है, ओके। उसके बाद आता है हमारा मेंडेमस। मेंडेमस का मतलब क्या होता है? मेंडेमस होता है कि कोई भी मतलब कोई भी जो इंडिविजुअल है, आप उस पब्लिक ऑफिशियल को बोल रहे हो कि वो पब्लिक ड्यूटी करे। इट बेसिकली टू कमांड द इंडिविजुअल इन ऑर्डर टू परफॉर्म हिज और हर ड्यूटी। ठीक है, अब ये कौन इशू करती है? तो कोर्ट इशू करता है। किसको करता है? पब्लिक ऑफिशियल को करता है। पहली चीज तो यही हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या किसी भी बॉडी को करा जा सकता है क्या? हाँ, तो कोई भी पब्लिक बॉडी को, मतलब किसको? टू टू होम तो इशू कर सकते हैं पब्लिक बॉडी को। सबसे पहले तो यही हो गया। ठीक है, उसके बाद इशू किया जा सकता है गवर्नमेंट को। ठीक है, उसके बाद कोई भी ट्राइब्यूनल वगैरह को इशू किया जा सकता है। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना है। किसको नहीं इशू कर सकते? तो नहीं इशू कर सकते हम, सबसे पहले तो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को नहीं कर सकते, जो मैंने आपको पहले भी बोला। ठीक है, किसी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को आप नहीं बोल सकते कि भाई यू हैव टू परफॉर्म योर ड्यूटी, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को नहीं कर सकते। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन पोजिशन है ना, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, या प्रेसिडेंट है, या फिर गवर्नर है, आप इनको नहीं बोल सकते कि भाई अपनी ड्यूटी परफॉर्म करो, बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। ठीक है, तो ये होता है हमारा अमेंडमेंट, जिसमें कि पब्लिक ऑफिशियल को बोला जाता है इन ऑर्डर टू परफॉर्म हिज और हर ड्यूटी। ओके,
उसके बाद जो है हमारा आता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में पता है क्या होता है बेसिकली, कि आप एक हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को बोल रहा है कि पर्टिकुलर जो भी जुरिस्डिक्शन है उसको एक्सीड ना किया जाए, ठीक है, और फ्रॉम कंटिन्यूइंग विद एन एक्ट बियॉन्ड, मतलब और फ्रॉम स्टॉपिंग दैट कोर्ट, कि वो पर्टिकुलर अथॉरिटी जो उसकी अथॉरिटी है उससे बाहर कोई भी जुरिस्डिक्शन ना दे। प्रोहिबिशन जो है ना वो सिर्फ प्रिवेंटिव होता है, ओनली प्रिवेंटिव। जबकि जो हम आगे सर्टिलरी पढ़ेंगे वो प्रिवेंटिव भी होता है, क्यूरेटिव भी होता है, ठीक है, ओनली प्रिवेंटिव प्रोहिबिशन, ठीक है। ओके, उसके ये जो है वो जुडिशियल प्लस क्वाजी क्वाजी जुडिशियल बॉडी के लिए हो सकता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के लिए आप इसको इशू नहीं कर सकते, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के लिए इशू नहीं कर सकते। और आप कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल को भी आप इशू नहीं कर सकते, प्राइवेट इंडिविजुअल को भी नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने बोला हेबियस कॉर्पस ही सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल को कर सकते हो, ठीक है। ओके, प्रोहिबिशन के बाद आता है सर्टिलरी। सर्टिलरी जैसे कि मैंने बोला हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू करती है। क्यों करती है भाई? ताकि जो लोअर कोर्ट है ना उसके कोई भी जो बेसिकली डिसीजन में एरर हुआ है या कोई इलीगल डिसीजन है उसको सही करा जा सकते, ठीक है। इट ऑर्डर्स हायर कोर्ट टू रिव्यू, एक हायर कोर्ट एक लोअर कोर्ट को ऑर्डर करते हैं टू रिव्यू द डिसीजन टू करेक्ट द लीगल और इलीगल डिसीजन। इसका मेन पर्पस यही होता है। और ये अगेन कोई भी पब्लिक बॉडी जो है उसको इशू करती है, इसको मतलब पब्लिक बॉडी को इशू किया जा सकता है, लोअर कोर्ट को इशू किया जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को भी इशू किया जा सकता है, लेकिन वो डायरेक्टली जो लीगल राइट्स है अगर वो उसको अफेक्ट करती है तो, अगर उसके अलावा एग्जीक्यूटिव एक्शन परफॉर्म करती है तो नहीं किया जा सकता, ठीक है। ओके, इंपॉर्टेंट चीज है कि ये क्यूरेटिव भी मतलब ये सिर्फ प्रिवेंटिव नहीं है जैसे कि प्रोहिबिशन था, ये क्यूरेटिव भी है। इसका मेन एक कीवर्ड होता है कि इट डायरेक्ट्स इन एक्टिविटी, कि मतलब आप जो इनलीगल काम कर रहे हो वो मत करो। एक कीवर्ड है डायरेक्ट इन एक्टिविटी जो कि सर्टिलरी से जोड़ा जाता है, बस ये चीज ध्यान रख लेना, ठीक है। ओके, उसके बाद आता है हमारा सर्टिलरी के बाद क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का बेसिक मतलब होता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी। इसका मतलब पता है क्या है, कि आप क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन कर रहे हो कि क्या एक जो इंडिविजुअल है, मान लो इस पोजीशन पे या एक पर्टिकुलर पोस्ट पे इंडिविजुअल काम कर रहा है, क्या इंडिविजुअल इज एबल और सॉरी इंडिविजुअल इज लायबल टू वर्क, मतलब क्या इंडिविजुअल उस पोस्ट पे काम भी कर सकता है, क्या उसके पास हक है वो चीज काम करने का। तो ये सिर्फ पब्लिक ऑफिस के लिए होता है, ठीक है। और मिनिस्टीरियल किसको किसको नहीं इशू किया जा सकता, तो मिनिस्टीरियल को नहीं इशू किया जा सकता, ठीक है। कोई भी आप प्राइवेट इंडिविजुअल को नहीं बोल सकते, क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, बेसिकली इसका मतलब होता है यू आर क्वेश्चनिंग द लीगैलिटी ऑफ पर्सन क्लेम। लीगैलिटी, जब ये बड़ा कीवर्ड आ जाए ना लीगैलिटी, तो ध्यान रखना इट इज रिलेटेड टू क्यू वारंट, ठीक है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है कि हेबियस कॉर्पस इकलौता रिट है, ठीक है, जो कि प्राइवेट के अगेंस्ट भी हो सकता है, पब्लिक के अगेंस्ट भी हो सकता है, बाकी सारे सिर्फ पब्लिक के अगेंस्ट होते हैं, ठीक है। ऑल राइट, उसके बाद हमारा मैं आपको बताती हूँ शेड्यूल्स। शेड्यूल भी यार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भाई दिस शेड्यूल इज रिलेटेड टू व्हाट, या फिर पूरा आपको एक्सप्लेन कर देंगे और फिर आपसे पूछेंगे कि भाई दिस इज रिटन इन विच शेड्यूल, है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि 12 शेड्यूल होते हैं। कितने होते हैं? 12 शेड्यूल होते हैं। और आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है, TEARS ऑफ ओल्ड PM, ठीक है। अब मैं ना इसको पहले पढ़ा देती हूँ, उसके बाद इस ट्रिक को आपको याद करवाऊंगी कि मतलब इसमें मतलब क्या है। तो सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट है ना, उसमें हमने टेरिटोरियल जुडिक्शन की बात करी है, मतलब कि इसमें कितने स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरी है, उन सबका नाम लिखा जाना, ये फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ है, पहला हो गया। दूसरा आता है जिसमें हमने एमोल्यूमेंट्स की बात करें, प्रिविलेजेस और अलाउंसेस की बात करें, और वो भी किसके किसके एमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस और प्रिविलेजेस। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट, गवर्नर जो इंडियन स्टेट्स के हैं, उसके बाद स्पीकर की बात करिए, ठीक है, फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ इंडियन स्टेट, समझ रहे हो, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, एंड स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा ऑल्सो, ठीक है। ओके, उसके बाद चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, समझ रहे हो, स्टेट का भी है सेंटर का भी है, ठीक है। वैसे प्रेसिडेंट भी है और गवर्नर भी है, स्पीकर दोनों के हैं और डिप्टी स्पीकर भी दोनों के हैं। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं यहाँ पे, और कैग है, ठीक है। ऑल राइट, ये हमारा सेकंड शेड्यूल जिसमें हम एमोल्यूमेंट्स की बात करते हैं, याद रखना, ठीक है। टेरिटरी, ठीक है। अब देखो थर्ड शेड्यूल आ जाओ। थर्ड शेड्यूल में क्या है, हम थर्ड शेड्यूल में पढ़ते हैं हम एफर्मेशंस एंड ओथ, ए, ठीक है। अफर्मेशन एंड ओथ, और किनकी अफर्मेशन एंड ओथ, सबसे पहले तो यूनियन मिनिस्टर्स की। यूनियन मिनिस्टर्स आ गए तो स्टेट मिनिस्टर इधर देख लो, ठीक है। फिर प्राइम मिनिस्टर जो सॉरी पार्लियामेंट के जो इलेक्शन के कैंडिडेट्स है वो, वैसे स्टेट लेजिस्लेचर की जो इलेक्शन के कैंडिडेट्स है उनकी भी ओथ यहीं पे लिखी है, MPs की भी यही लिखी है और MLA की भी यही लिखी है, ठीक है। उस ये
एमएलए की भी यही लिखी है। उसके बाद हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस और कैग की तो है ही। तो आपने नोटिस किया सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस और कैग जो है वो तीनों में है। लेकिन जो इसके अलावा है, जैसे जो एफर्मेशन है उसमें हम प्रेसिडेंट पढ़ते हैं, गवर्नर पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ वो चीजें नहीं पढ़ते। यहाँ मिनिस्टर पढ़ते हैं, एमपीज पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस पढ़ते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा डिफरेंशिएशन करोगे आपको याद हो जाएगा। तो अब तक हमने तीन पढ़ लिए। ठीक है, ऑल राइट। उसके बाद आ जाओ चौथे पे। जो फोर्थ शेड्यूल है ना हमारा, फोर्थ शेड्यूल, उसमें क्या लिखा है, एलोकेशन ऑफ सीट्स एंड स्टेट एंड यूनियन, एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन द राज्यसभा। मतलब कि फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा के बारे में लिखा हुआ है। मतलब कि वो प्रोविजन जिसमें कि हम सीट राज्यसभा में डिस्ट्रीब्यूटेड है, या फिर पर्टिकुलर स्टेट में कितनी राज्यसभा में सीट्स आएंगी उसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स। आ गया ना इस। ठीक है, मतलब शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड फिफ्थ शेड्यूल में लिखा हुआ है। अच्छा, सिक्स शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है, ये जो अदर शेड्यूल एरियाज होते हैं, अदर शेड्यूल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन, वो सिक्स शेड्यूल में लिखा हुआ है। और उसमें अदर स्टेट्स कौन से होते हैं, एएमएमटी, ध्यान रखना, एएमएमटी। एएमएमटी में क्या आता है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। जो अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाओ, आप मैप में देखोगे, तो एक ये वाला असम का रीजन होता है, ठीक है, ये मेघालय का रीजन होता है, ये त्रिपुरा का रीजन होता है, और ये हमारा मिजोरम वाला रीजन होता है। ठीक है। तो जो ये वाला पूरा रीजन है ना, ये एएमएमटी जो है वो सिक्स शेड्यूल में आता है, अदर शेड्यूल एरियाज। ठीक है। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट सेवन शेड्यूल। अब देखो सेवन शेड्यूल में क्या है, एक सेकेंड। सेवन शेड्यूल में हम पढ़ते हैं तीन लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इसका लिस्ट का मतलब क्या है कि इसमें जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं ना, तो जैसे मान लो यूनियन लिस्ट में पर्टिकुलर कितने सब्जेक्ट होते हैं, 100 के आसपास, तो यूनियन ही सिर्फ उन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बना सकती है। वैसे स्टेट में कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे प्रिजन जो है वो स्टेट में आता है, एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट में आता है ना। ऐसी कॉन्करेंट में एजुकेशन आता है मान लो। तो कॉन्करेंट का मतलब है कि स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बना सकता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे सॉर्ट ऑफ फेडरल फीचर की बात कर रहे हैं, है ना। थ्री हमने लिस्ट बता दी, तो वो फेडरलिज्म आ गया कि भाई ये इस तरह से जो सब्जेक्ट है वो डिवाइडेड है। तो ये हमारा सेवन शेड्यूल है। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है एट शेड्यूल। एट शेड्यूल में हम पढ़ते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या पढ़ते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज। जस्ट सेकंड, मैं आपको पढ़ाता हूँ। हाँ, ये हम इसमें क्या पढ़ते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज। और ऑफिशियल लैंग्वेज भी कितनी है, टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेज जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है। अब सारी तो आपको याद नहीं करनी, लेकिन कुछ है जो मैं स्पेसिफिक तीन चार है जो पर्टिकुलर में ऐड करी गई थी, वो मैं आपको अलग से लेकर आऊंगी जब मैं आगे इंडिविजुअल पार्ट्स पढ़ूंगी ना कॉन्स्टिट्यूशन के, तो मैं आपको लेके आऊंगी और उसमें मैं बताऊंगी कि ऑफिशियल लैंग्वेज में क्या क्या आपको मेन चीजें याद रखनी है। लेकिन जैसे बोडो, डोगरी, इस पे बार बार क्वेश्चन आ रखा है कि भाई ये इनमें से कौन सी एट शेड्यूल में लिखी है या नहीं लिखी। ठीक है। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली ये एक साथ ऐड करी गई थी, तो आप एक चीज ये ध्यान रखना। ठीक है। वैसे ही कोंकणी, ठीक है, मणिपुरी, एक ये वाली है। ऑल राइट, 22 लैंग्वेजेस है और इसको आप ओ से डिनोट करते हो। ठीक है। जब मैं आपको ट्रिक याद करवाऊंगी ना, तो आपको ये ओवर्ड याद आएगा कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। ठीक है। ओके। उसके बाद आता है हमारा नाइन्थ शेड्यूल। नाइन्थ शेड्यूल है ना, वो हमारे बाद में ऐड किया गया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी उसके थ्रू ये ऐड किया गया था। ठीक है। ताकि वो जुडिशियल स्क्रूटिनी वगैरह से बचा जा सके, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कंफ्लिक्ट शुरू हो गया था ना उस समय। ठीक है। उस इसमें बेसिकली ये है कि जो स्टेट एक्ट और स्टेट के जो एक्ट है और रेगुलेशन है, उस वो लैंड रिफॉर्म वगैरह के साथ कैसे डील करेंगे, या लैंड रिफॉर्म से पर्टिकुलरली जो चीजें हैं वो नाइन्थ शेड्यूल में लिखी है, इसीलिए हम उसको एल से डिनोट करते हैं याद करने के लिए। ठीक है। ओके। उसके बाद जो हमारा आता है वो होता है, जो लास्ट के तीन शेड्यूल है वो है टेंथ शेड्यूल। टेंथ शेड्यूल जो है वो 1985 में जोड़ा गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है। और ये जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ वाले में आता है। ठीक है। अब एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या है कि सबसे पहले तो ये कि आपको पता है कि वो जो आयाराम गयाराम का क्वेश्चन है कि भाई जिसमें मल्टीपल जो लीडर्स थे वो बार बार पार्टीज चेंज कर रहे थे, तो उसी के अगेंस्ट, इसी को रोकने के लिए ये वाला अमेंडमेंट लेके आया गया था। तो टेंथ शेड्यूल जो है वो एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड है, और वो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। ठीक है। ओके। लास्ट जो हमारे पास आता है, ये आप ध्यान रखना डी इसके लिए। ठीक है। लास्ट जो हमारे पास आता है उसके लिए पी है, पी फॉर पंचायत। 11th शेड्यूल हमने ऐड किया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, जिससे हम पंचायती राज लेकर आए थे, पंचायती राज। ठीक है। उसके बाद जो हमारा लास्ट शेड्यूल होता है वो है हमारा 12th शेड्यूल। और 12th शेड्यूल को आप ध्यान रखना एम से। ठीक है। एम मतलब म्यूनिसिपैलिटी, मतलब जितनी भी म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो हम इस शेड्यूल में हमने ऐड किया था, जो कि है 12th शेड्यूल। ठीक है। और ये 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आया था। अब एक बार पहले चलो ऊपर, जैसे मैंने आपको पूरा याद करवाया उस हिसाब से मैं आपको दोबारा एक बार रिवाइज करवाती हूँ। हाँ,
अब देखो ये टीयर्स ऑफ वर्ल्ड प्राइम मिनिस्टर है, टी से टेरिटरी, ठीक है, जस्ट सेकेंड, हाँ, टी से टेरिटरी, ठीक है, ई से एमोल्यूमेंट्स, ए से अफर्मेशंस, आर से राज्यसभा की सीट्स, एस से शेड्यूल एरिया, ओ से अदर शेड्यूल एरिया, एफ से फेडरल लिस्ट यानी कि वो जो 3 कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन और स्टेट लिस्ट है, ठीक है। उसके बाद हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज आती है, फिर लैंड रिफॉर्म्स वाला है, फिर एंटी डिफेक्शन वाला है, फिर पंचायती राज वाला है, और एम से म्यूनिसिपैलिटी वाला है। याद हो गए, 12 के 12 शेड्यूल्स है, एक बार आप देख लोगे ना आपको कभी नहीं भूलेगा, और फाइनली आप पेपर में भी सही पिक करके आओगे। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू सो मच। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी, एंड आई ट्राई टू ब्रिंग द नेक्स्ट वीडियो रिलेटेड टू जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है। ठीक है, ओके, थैंक